So, hello everyone, and guys, welcome to EduTap. So, guys, we always say whenever we are preparing for government schemes, होता है कि यार एक गवर्नमेंट स्कीम लग जाए ना तो बहुत अच्छी बात है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, पहली बार में कोई गवर्नमेंट एग्जाम निकल जाए तो भाई वो तो बहुत ही बढ़िया बात है। पर अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि सोने पे सुहागा क्या होगा, आपने पहली ही बार कोई गवर्नमेंट एग्जाम दिया है और वो एग्जाम है यूपीएससी का, और वो पहली ही बार में निकल गया, तो कितनी बड़ी चीज है ना, कितना बड़ा अचीवमेंट है। जो हमारी आज की कैंडिडेट हैं, उन्होंने इसी सपने को साकार किया और इसको जिंदगी, मतलब इसको कह सकते हैं हकीकत में बदला है। वेर आई विल से शी हैज attempted any government examination for the first time and cleared that, and that is not a normal exam, that's a UPSC APFC examination. So welcome Vipalvi to today's session, and I congratulate you from the whole EduTap team as well as from the student fraternity. Thank you so much, sir, for this warm welcome, and thank you so much for the wishes also. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपका एक बहुत ही चीज है जो मुझे लगता है बहुत बच्चे जानना चाहेंगे, क्योंकि इट इज सेड दैट यूपीएससी का एग्जाम एक ऐसा जो बहुत ही डिफिकल्ट है। जनरली लोग बोलते हैं कि 2-3 अटेम्प्ट लग जाते हैं, या फिर कोई और एग्जाम्स आप दे के आते हो फिर आप यूपीएससी के बारे में सोचते हो। ठीक है। हाउएवर, यू गॉट फॉर टू यूपीएससी एंड यू क्लियर्ड इट एन एग्जाम इन द फर्स्ट को। सो आपके हिसाब से क्या एक ऐसा एक्स फैक्टर आपको लग रहा है, क्या आपकी प्रिपरेशन में कुछ हुआ होगा विच यू आई कैन से आपने पहले ही बार में इस एग्जाम को क्लियर कर दिया? सर, क्योंकि स्टार्टिंग से मेरा एम क्लियर था कि मुझे यूपीएससी ही करना है। कुछ ही सिलेक्टेड एग्जाम्स ही कर देने हैं। उसके अलावा मतलब कोई डिस्ट्रैक्शन मैंने नहीं रखा कि मैं ये एग्जाम भी एक बार ट्राई कर लूँ, ये भी दे दूँ, क्योंकि स्टेट पीसीएस लेवल के भी काफी एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं। मैंने उधर की तरफ भी ध्यान नहीं दिया। मैंने सोच सोच के रखा था कि 2-3 एग्जाम ही मुझे देने हैं, उसी में होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो वी विल सी व्हाट विल बी द फ्यूचर। बाकी यही मैं बोलूंगी कि मेरे लिए जो एक्स फैक्टर रहा है वो यही था कि मैंने बाकी चीजों पे ध्यान ना देके अपना एम क्लियर रखा था कि मुझे यही करना है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना है। और एक चीज और है पल्लू, इसी से चलो थोड़ा कंटिन्यू करें। एज अ फ्रेशर, क्योंकि आप कंपटीशन में नए होते हो, यू डू नॉट हैव एन आइडिया ऑफ द कंपटीशन। और दूसरी बात क्या होता है कि कई बार एज अ फ्रेशर आप बहुत रिलैक्स्ड माइंड में होते हो कि इस बार नहीं हुआ तो चलो अगली बार देख लेंगे। सो वट इन योर ओपिनियन आर द प्रोज ऑफ अ फ्रेशर व्हेन यू आर गोइंग फॉर एन एग्जामिनेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, specifically for those aspirants who are preparing for civil services, or I can say the exams conducted by यूपीएससी? तो क्या प्रो होते हैं, और आपको क्या लगा कि कौन से ऐसे, आई कैन नॉट से कॉन्स, बट कौन से ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कहीं ना कहीं डर लगता है फ्रेशर को जनरली कि मैं ये अटेम्प्ट इस बार दूं या ना दूं? तो प्रोज तो ये रहते हैं कि आप एकदम फ्रेशर रहते हो, आपके अंदर वो उतनी मेहनत करने की कैपेसिटी होती है। जैसे अगर और वो अगर आपने 1-2 अटेम्प्ट्स दिए हैं किसी भी एग्जाम के, या कहीं पे भी आपने फेलियर फेस किया है, तो आपका कहीं ना कहीं लो पॉइंट आता है, आप कहीं ना कहीं होपलेस होने लगते हो कि अब आगे क्या होगा। पर फ्रेशर में आप मतलब एकदम फ्रेश रहते हो, आपका सब कुछ एकदम नया नया रहता है, आपको जीरो से स्टार्ट करना रहता है। कोई ऐसा नहीं है कि आपने 30% कहीं कुछ कवर किया, 40%, आपको एकदम जीरो से बेस से स्टार्ट करना रहता है। आप एकदम पूरे इंथुसियाज्म और पूरे एनर्जेटिक लेवल से स्टार्ट होते हो। तो मुझे तो ये प्रोज लगता है। कॉन्स तो इसमें कुछ भी नहीं है, बस हाँ ये डर जरूर लगता है कि जैसे मैं फ्रेशर थी, मेरा जब इसका आरटी क्लियर हुआ था, रिक्रूटमेंट टेस्ट और इंटरव्यू के लिए, तो मेरे मेरे लिए ये था कि वहां पे तो और भी एक्सपीरियंस्ड लोग आए होंगे, वहां पे तो और भी सबका जॉब प्रोफाइल है सर, ऑलरेडी कितने लोग गवर्नमेंट सर्विस में होंगे, कितने लोगों ने मेंस दिया होगा, सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू में बैठे होंगे। तो कहीं ना कहीं ये डर रहता है। पर फिर भी आपके तो जो एनर्जी लेवल रहती है, अगर आप उसको सही तरीके से सही डायरेक्शन में यूटिलाइज करोगे, तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं एक सक्सेस पॉइंट पे पहुंचोगे। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन विपल भी इसी चीज से, जो आपने पूछा, आपने बहुत एक अच्छा पॉइंट उठाया जो जनरली मेजोरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स फेस, कि यहाँ पे सर ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जिन्होंने 3 साल यूपीएससी दिया होगा, जो कि थे भी, मैनी आर द वेटरन एस्पिरेंट्स वर देयर। देयर वर सम स्टूडेंट्स हु वर ऑलरेडी बीइंग वर्किंग समवेयर इन द स्टेट सर्विसेज और मे बी इन द अदर सर्विसेज, वो भी इस एग्जाम में आते हैं। तो कहीं ना कहीं द पर्सन हु इज अटेम्प्टिंग दिस एग्जामिनेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, वो एक प्रेशर आता है अपने ऊपर। जनरली वो प्रेशर कहीं से नहीं आता, वो खुद ब खुद एक प्रेशर एक्सर्ट हो जाता है अपने माइंड में कि यार ये भी आएंगे तो उनको ज्यादा फायदा हो जाएगा, जैसे आपने बोला मेरे साथ इंटरव्यू में हुआ। नाउ व्हाट विल यू सजेस्ट टू अ स्टूडेंट कि क्या एक ऐसा चीज, या व्हाट शुड बी देयर माइंड स्टेट इन टर्म्स ऑफ ओवरकमिंग दीज थिंग्स, बिकॉज ये कॉमन फियर है, हर बच्चे के माइंड में आता है। अब क्या गाइड करोगे इस चीज के ऊपर?
इसके लिए सर मैं यही कहूंगी कि आप कॉन्फिडेंट रहो, आप अपनी प्रिपरेशन पे, आप अपनी मेहनत पे आप कॉन्फिडेंट रहो कि मैंने जो किया है वो हो सकता है कि उनसे बेटर रहो, तभी मैं इस लेवल पे इतनी जल्दी पहुंच गई हूँ। क्योंकि वहां पे जितने आपका नॉलेज टेस्ट तो ऑलरेडी हो चुका रहता है, आप इंटरव्यू में अगर आप पहुंचते हो तो आपका वहां पे पर्सनालिटी टेस्ट होता है। तो आप कहीं ना कहीं नॉलेज में तो आप उनको कॉम्पीट करके वहां पे पहुंचे हो। तो आप अपने आप को कम मत समझो, और एक कॉन्फिडेंस और पेशेंस रखो कि नहीं, हमने जो किया है, हमारी जो मेहनत है, हम उसके ऊपर पूरा में ट्रस्ट है कि सब अच्छा ही होगा। और यही चीज मैंने किया था, मैं एकदम शांत थी। कॉन्फिडेंस पहले बहुत लो था, बट लास्ट में ये था कि नहीं, मुझे अगर मैं ऐसे ही हड़बड़ाऊंगी तो मेरा गड़बड़ हो जाएगा पूरा वहां पे इंटरव्यू। तो मुझे एकदम शांत रह के एकदम पेशेंटली वहां पे सारे क्वेश्चंस को पहले ध्यान से सुनना है, फिर उसको प्रोसेस करना है अपने माइंड में, उसके बाद उसको आंसर करना है। आई थिंक दैट इज समथिंग जो भी कैंडिडेट्स पहली बार अपीयर हो रहे हैं, तो आई थिंक उन सबको ये पॉइंट नोट डाउन करना चाहिए। और आई थिंक ये एक मेरे हिसाब से बहुत बड़ा मोटिवेशन है फॉर दो स्टूडेंट्स, द कैंडिडेट्स लाइक विपल्वी हु जस्ट गोज टू द एग्जामिनेशन, पहली बार में क्लियर होता है। तो अगर ये कर सकते हैं तो ऑब्वियसली यार मैं तो सोचता हूँ बहुत बच्चे इनसे इंस्पायर होकर कर सकते हैं चीज। डेफिनेटली सर। सर मैं स्कूल टाइम से ही मतलब बहुत मतलब स्कॉलर स्टूडेंट नहीं रही हूँ, मैं एवरेज गुड स्टूडेंट थी, बट हार्ड वर्किंग थी। तो आई थिंक मेरा हार्ड वर्क और जो कंसिस्टेंसी थी उसी की वजह से आज मैं जहाँ पे हूँ वहां पे पहुंच पाई हूँ। नहीं तो मुझसे और भी बेटर बेटर लोग हैं, जब मैं कर सकती हूँ एज अ एवरेज स्टूडेंट तो कोई भी कर सकता है, मैं तो यही कहूंगी। आई थिंक ये आपने ना बहुत एक अच्छी बात बोली है विद रिस्पेक्ट टू द हम्बलनेस दैट यू आर शोइंग एंड विद रिस्पेक्ट टू द स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत बच्चे जो नॉर्मली एवरेज होते हैं उनको पहले लगता है कि हमसे तो पहली बार पे नहीं हो पाएगा, अगर होगा भी तो शायद दो चार अटेम्प्ट्स के बाद वो सोचते हैं कि शायद इस एग्जाम को हो जाएगा। तो चलिए हमने फ्रेशनेस की बात की, बट अब थोड़ा सा आपकी जर्नी को एंजॉय करते हैं कि कैसे ये चीज स्टार्ट हुई। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे वही है, जैसे आपने थोड़ा सा हिंट दिया कि मेरा एम सेटल था कि मुझे यूपीएससी की तरफ जाना है, बट फिर भी क्या होता है कि कई बार होता है हमें जाना होता है इस चीज की ओर, बट उसकी एक जर्नी बनते है। तो आपकी जर्नी यूपीएससी कैसे स्टार्ट हुआ कि सिर्फ यूपीएससी करना, वो कैसे डिसाइड हुआ था आपकी लाइफ में? सो आई वॉज इन क्लास 8 तब, मतलब तब से मेरी मम्मी का ही एक तरह से ड्रीम था, तो वो मेरे दिमाग में वो इनकलकेट करती रहती थी कि तुम्हें इस लाइन में जाना है, इस लाइन में जाना है। तो 8 के बाद क्यूरियोसिटी जगी कि ये होता क्या है, यूपीएससी क्या होता है, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन क्या होता है, या कोई भी एग्जाम जो यूपीएससी कंडक्ट कराती क्या होता है। तो बस ये एम क्लियर हो गया था कि आईएएस बनना है, पर कैसे बनना है, क्या एग्जाम होता है, क्या उसका वो होता है, कुछ पता नहीं था। तो बट स्कूल टाइम से डिसाइड तो कर लिया था कि करना है। 9 10 से अपने स्कूल लेवल में भी मैं उतनी मेहनत करती थी कि आगे चल के मुझे इतनी मेहनत करनी है, तो वो अभी से अगर मैं हैबिट डाल के रखूंगी तो वो मेरे लिए फ्यूचर में काम करेगा। अभी से अगर मैं नाइन ये सोच लिया कि स्कूल है, अभी उतनी मेहनत नहीं करनी है, आगे चल के जब जब देना होगा तब देखा जाएगा। तो वो चीज मैंने स्कूल से ही अपनी हैबिट डेवलप कर ली थी कि मुझे इतने इतने आवर्स पढ़ना है या मुझे इतनी मेहनत करनी है। अपना जो स्टडी स्केड्यूल था वो मैंने हैबिट अपनी 9 10 से ही डाल ली थी। फिर 10th तक मेरा मैथमेटिक्स बैकग्राउंड था, तो कहीं ना कहीं सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं इंजीनियरिंग लाइन में जाऊंगी, ये प्रोफेशन चूज करूंगी। बट मैंने ये सोचा कि जितना टाइम मैं 4 साल पहले इंजीनियरिंग करूंगी, फिर मैं कहीं यूपीएससी वाली लाइन में आऊंगी, तो मुझे फिर से वही चीज से पढ़ना पड़ेगा, जीएस मुझे फिर से ही पढ़ना पड़ेगा। तो 12th के बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे ह्यूमैनिटीज की तरफ जाना है, मुझे बैचलर्स ऑफ आर्ट मैंने स्ट्रीम चूज किया। तो इसको लेके काफी लोगों ने मुझे मतलब 1 1.5 साल तक सुनाया कि अरे यार तुम मतलब तुम पढ़ने में इतनी अच्छी नहीं रही होगी, तुम क्या यूपीएससी करोगी जब तुम मतलब बीटेक के लिए तुम मतलब स्टेप नहीं बढ़ा पाई कि तुमको ये करना है, तुमने बीए चूज कर लिया, इतनी इजी लाइन। तो पर उस टाइम पे मेरे फादर ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, मेरी मम्मी भी कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रही थी कि मैं बीटेक कर लूंगी। और उस टाइम पे मैं अपने डिसीजन पे एकदम फर्म थी कि नहीं, मुझे यही करना है। और सुन, जो वो लोग बोल रहे हैं सुन लूंगी, एक कान से सुनूंगी दूसरे कान से निकाल दूंगी, पर करना मुझे यही है तो मैं यही करूंगी। सो आई थिंक ये भी आपने एक बहुत स्मार्ट मूव खेला है कि यू वर सो मच क्लियर। आई थिंक दैट इज अगेन अ वेरी गुड थिंग, साइन ऑफ योर सेल्फ। सो विच इज व्हाट कैन वी कैन से कि जो हम फ्रेशनेस की बात कर रहे हैं, ये शायद वो फ्रेशनेस 8th क्लास की जो आपने मेहनत स्टार्ट की हुई थी, कि एक डेडिकेशन यस। स्टार्ट हुई थी, उसका फाइनल रिजल्ट जो है यहाँ पे देखने को मिला है। एंड एज यू वर सेइंग कि आपने ऑब्वियसली यू स्टार्टेड विद आपने बीए किया, एंड देन आफ्टर दैट आपने सोचा कि मैं एलएलबी कर लेती हूँ, दैट इज यू वांट टू परस्यू विद द लॉ फर्दर ऑन। तो अब मुझे ये जानना कि जब यू वर इनटू दिस थिंग कि मुझे अब आपने बीए भी कर लिया, एंड व्हेन यू थॉट नाउ ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी, यूपीएससी इज वन सॉर्ट ऑफ दिस थिंग बिकॉज एक तो क्या है कि उसमें बहुत वेरिएशंस हैं, इट्स नॉट अ सिंगल काइंड ऑफ एग्जामिनेशन। जैसे साइंस में आपको कुछ लिमिटेड चीजें पढ़नी है, यूपीएससी में यू हैव टू गो विद द ओवरऑल सराउंडिंग्स। सो आपका रूटीन क्या रहता था उस टाइप ऑफ के कि किस तरह का आपका दिन चलता था जब आप
प्रिपरेशन स्टार्ट की थी आपने, तो किस तरह का एक दिन था आपका जिसपे आप तो वर्क करते थे? मैंने जैसे जब मैंने बीए कॉलेज में एडमिशन लिया, उसके बाद से मैंने एनसीईआरटी पढ़नी स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि मुझे कुछ पहले तो पता नहीं था कि मुझे क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ना है, क्या स्टैंडर्ड बुक्स रहेंगी। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जब चूज होता है, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी में 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनवाया जाता है कि आपको 3 सब्जेक्ट कौन से अपने ग्रेजुएशन में लेने हैं। तो मुझे उस टाइम पे, क्योंकि मेरा मैथमेटिक्स बैकग्राउंड, तो मुझे इतने सब्जेक्ट्स का नॉलेज नहीं था कि सोशियोलॉजी होता है, इकोनॉमिक्स होता है, कि क्या क्या होता है। तो मेरे एक सर थे जो मुझे ट्यूशन पढ़ाते थे। तो वो सिविल सर्विसेज की ही प्रिपरेशन कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि तुम 3 सब्जेक्ट उन्होंने मेरे लिए चूज किए कि तुम ऐसा है, ज्योग्राफी ले लो, एंशियंट हिस्ट्री ले लो, पॉलिटिकल साइंस ले लो। फिर कहीं ना कहीं वो जो एक बेस होता है ना, उन्होंने ही रखा कि इसके बाद अब तुम 3 साल कुछ मत पढ़ना, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना, कम से कम तुम 3 से 4 बार तुम एनसीईआरटी एकदम 6 to 12 तक की तुम एकदम थॉरली तुम्हारे हो जाना चाहिए। तो फिर मैंने ग्रेजुएशन टाइम में सिर्फ मैंने एनसीईआरटी किया था, बट फाइनल ईयर तक आते आते मैंने स्टैंडर्ड बुक्स में स्विच कर लिया था। उन्होंने ही मुझे कुछ स्टैंडर्ड बुक्स बताई कि पॉलिटी के लिए तुम एम लक्ष्मीकांत पढ़ लेना, तुम फ्रीडम स्ट्रगल के लिए तुम स्पेक्ट्रम पढ़ लेना। तो मैंने वो 12th के बाद ही, जब मैंने एडमिशन लिया था उसके बाद ही मैंने एक जगह पे नोट डाउन कर लिया था कि मुझे ये चीजें चल आगे चल के पढ़नी है। तो मुझे लगा था शायद मुझे आगे चल के कुछ पता ही नहीं चलेगा, यही जो बता रहे हैं यही सब कुछ है। तो जो उन्होंने जितना बताया था, मैंने उसको बहुत ही 3 साल मैंने बहुत ही अच्छे से उसको फॉलो किया। कि पहले एनसीईआरटी मैंने अपनी कंप्लीट करी, कम से कम 3 बार मैंने कंप्लीट करी। उसके बाद फिर मैं स्टैंडर्ड बुक्स पे स्विच करी। तो मेरा जो रूटीन रहता था कि कॉलेज कॉलेज से आई, कॉलेज का जो भी था, क्योंकि ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट ही थे, उनको रिवाइज किया, और उसके बाद एनसीईआरटी। बाकी उसके अलावा मैंने कुछ भी ग्रेजुएशन लेवल पे तो नहीं किया था। बट फाइनल ईयर से जब स्टैंडर्ड बुक्स में स्विच किया, तो फिर मैंने पीवाईक्यूज देखने स्टार्ट किए। कुछ कुछ क्वेश्चंस जो अलग स्टेट पीसीएस पूछता था, एक घटना चक्र बुक आती है पीवाईक्यूज की। तो वो मैंने कोई भी टॉपिक अगर मैं पढ़ती थी, तो उसके बाद मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करती थी। होता था तो भी ठीक था, नहीं भी होता था तो भी मैं डिमोटिवेट नहीं होती थी कि चलो अभी तो मैं लर्नर हूँ, अभी तो मैं पढ़ रही हूँ, शायद अभी अभी नहीं, 1-2 साल बाद मेरा वो सब चीजें क्लियर हो जाएगा। तो मैं तो बोलूंगी मेरी प्रिपरेशन वहीं से ऐसे ही स्टार्ट हुई थी। आज जैसे आपने भी मेंशन किया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में, पीवाई यस। क्यूज जनरली यूपीएससी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बट इफ आई टॉक अबाउट स्पेसिफिकली एपीएफसी और ईओयू की बात करूं, ईओयू का पेपर तो चलो आपका फिर भी 2021 में हुआ था, ठीक है ना, बिकॉज वो लेटेस्ट एग्जाम था। एपीएफसी का पेपर बहुत, इट्स नॉट अ रेगुलर टाइप ऑफ एन एग्जामिनेशन, और ये बहुत पहले भी हुआ था। सो हाउ यू फेल्ट दैट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर स्पेसिफिकली इन दीज एग्जामिनेशंस, एपीएफसी या फिर ईओयू में, इनमें पीवाईक्यू का कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं इन एग्जाम्स में? तो पीवाईक्यूज से मुझे एक थोड़ा गाइडेंस मिल गया था कि मुझे क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि जैसे अकाउंटेंसी है, लेबर लॉ है, ये सारी चीजें मतलब मुझे फर्स्ट टाइम फेस करने को मिली थी। तो मुझे बहुत ज्यादा इनके बारे में मैं थॉरली एकदम नहीं थी कि मुझे क्या। तो मैंने पीवाईक्यूज पहले सिलेबस मैंने देखा, सिलेबस से मैंने टॉपिक्स निकाले कि अच्छा ये फिर उसके बाद मैंने जब पीवाईक्यूज, ज्यादा पीवाईक्यूज भी मुझे नहीं मिल पाए थे। आई गेस एपीएफसी के लिए तो मुझे पास्ट के 2 या 3 साल के ही मिले थे, जो भी जब भी वैकेंसी आई थी इसकी। तो मैंने उसके अकॉर्डिंग जो भी था अपनी प्रिपरेशन को एक डायरेक्शन दिया कि नहीं, मुझे ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, और इसके अलावा मुझे नहीं जानना है, क्योंकि अगर मैं जितना डीप जाऊंगी उतना ज्यादा फिर मेरे लिए ही कंफ्यूजन क्रिएट होगी, और उतना टाइम भी नहीं था। तो मैंने सिर्फ मतलब उतना ही करने की कोशिश करी जितने में, मतलब एक होता नहीं, स्मार्ट वर्क करने की कोशिश करी कुछ टॉपिक्स में। तो उसमें मैंने, और शायद लक फैक्टर भी था कि वो चीजें काम कर गई। बट कमिंग टू द पार्ट, जैसे आपने बहुत सही बात बोली कि आपने प्रीवियस पेपर्स देखे, और बट मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, बिकॉज आप एलएलबी कर रहे थे, ठीक है, यस सर। यू वर आफ्टर दैट यू डिसाइड, और जब आपने इस एग्जाम को दिया तो यू वर प्रिपेयरिंग, यू वर गिविंग द एग्जामिनेशंस ऑफ एलएलबी। तो मुझे ये यस। बताओ कि क्या आपको लग रहा है कि वो आपको एक एडिशनल एडवांटेज देगी इन टर्म्स ऑफ द एक्ट्स, बिकॉज यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज, सोशल सिक्योरिटी एक्ट्स, ये सारे एक्ट्स होते हैं जो जनरली नॉर्मल यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए तो बहुत ही डिफिकल्ट अलग से टास्क है, बिकॉज वो ये चीज नॉर्मल केस में नहीं पड़ती। डेफिनेटली सर, मेरा एलएलबी इसमें काफी हेल्प किया, स्पेशली ये इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉज में। अगर शायद मेरा लॉ बैकग्राउंड नहीं रहता, तो मुझे वो बेयर एक्ट के सेक्शन समझने में ही काफी टाइम लग जाता है कि इसकी लैंग्वेज क्या है, क्योंकि जो बेयर एक्ट की या कोई भी लॉ की कोई भी लॉ की एक्ट की अगर लैंग्वेज है, वो थोड़ी सी, होता नहीं है कि आप इधर से भी बोल रहे हो उधर से, मतलब एक सेंटेंस को समझने में आपको 2-3 मिनट तो लग ही जाएंगे कि ये बोलना क्या चाह रहा है। तो उसमें काफी हेल्प किया। एंड एज माई फादर इज ऑल्सो अ लॉयर, तो अगर मुझे कहीं फंसती थी कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं उन लोगों को अप्रोच करती थी, अपनी फैकल्टी को, अपने फादर को, कि पापा ये सेक्शन को कैसे समझना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो ये कहीं ना कहीं मेरा बेनिफिट तो था ही।
तो मतलब जो चीज बाकी बच्चों के लिए काइंड ऑफ अ हर्डल था, आपके फैमिली रिलेशंस में भी और आपके प्रिपरेशन में भी उसने उसको इजी कर दिया। डेफिनेटली सर। और एग्जाम में जाके लगा कि जब वो इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ के क्वेश्चंस, बिकॉज दोनों एग्जाम्स में क्वेश्चंस थे कि दोनों, स्पेशली सोशल सिक्योरिटी दोनों एग्जाम में आता है, तो वहां पे आपको लगा दोनों एग्जाम में कि हाँ यार ये एक चीज ऐसी है जो मुझे लग रहा है कि मेरे को शायद एडवांटेज दी है, कि मुझे शायद ज्यादा पता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि सारा पता है, बट शायद मुझे लग रहा है ये मुझे ज्यादा अच्छी तरह आता है। यस सर, जैसे कुछ माइनर एक्ट्स के क्वेश्चन आए थे, फैक्ट्री एक्ट से आया था, एक क्वेश्चन आया था, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट से था। इवन मेरे इंटरव्यू में भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट से पूछा था, और ये कहीं ना कहीं मेरे एलएलबी के सिलेबस का भी पार्ट था। मतलब ऐसा नहीं था कि मुझे कुछ अलग से पढ़ना था, ऐसे तो बहुत सारे एक्ट हैं, पर ये मेरे सिलेबस से कहीं ना कहीं कोइंसाइड कर गया था। तो जब पेपर आया, तो मैंने जब एक्ट के सिर्फ नाम जब मैंने क्वेश्चन में पढ़े, मैंने पूरा क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा, जब मैंने एक्ट के, तो मुझे ये था कि अरे ये तो मैंने, मतलब ये एक्ट तो मैंने पढ़ा था, और तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही। तो फिर मैंने उसको और आगे पढ़ा, तो फिर समझ में आया कि नहीं ठीक है, ये क्वेश्चन हो सकता है मुझसे, इसको चलते हैं आगे करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये तो बेनिफिट था मेरे लिए। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। बट अब कमिंग टू द बैक अगेन टू योर जर्नी हियर, जैसे अभी हमने इसको डिस्कस किया, बट इंपॉर्टेंट चीज तो मैं आपसे पूछना चाहता था, बिकॉज जब आपने बीए के बाद यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की, ठीक है, यूपीएससी की प्रिपरेशन में जनरली क्या होता है, बच्चे का फर्स्ट टारगेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन होता है। ईपीएफसी जनरली टारगेटिंग इज फॉर दोज पर्सन जिन्होंने शायद यूपीएससी बहुत बार दे दिया है, और ऑब्वियसली शायद वो ये चीज सोच के चलते हैं कि चलो अब यूपीएससी बहुत बार हो गया या स्टेट सर्विसेज पहले बहुत बार हो गया, तो आई लेट मी टेक एपीएफसी एज माई नाउ माई सेकेंड ओपिनियन, बिकॉज अभी बहुत बड़ी पोस्ट है, इट्स अगेन अ क्लास 10 ऑफिसर की पोस्ट है। तो जब आपने सोचा यूपीएससी फॉर प्रिपरेशन, सो माय क्वेश्चन इज दैट वर योर फर्स्ट टारगेट वाज सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, मुझे सीएससी छोड़ के आपने एपीएफसी चूज किया, या फिर यू वर क्लियर कि नो पहले एपीएफसी है, देन आई विल गो विद सीएससी? तो कोई भी एस्पिरेंट जो कि यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा होगा, उसके लिए ये, क्योंकि ये एग्जाम बहुत स्पेसिफिकली आता नहीं है कि हर दूसरे साल वैकेंसी आ रही, ईओ की तो फिर भी आती है, जैसे कि आपने बोला, एपीएफसी की तो आई गेस 2017 के बाद 2023 में आई थी। तो इसके लिए कोई भी एस्पिरेंट स्पेसिफिकली प्रिपेयर तो नहीं कर रहा था, तो सबका टारगेट तो सिविल सर्विसेज ही रहा। तो मेरा भी वही था कि मुझे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का पहले एम है। पर जैसे कि 2023 में इसका एग्जाम हुआ था, उस साल मैंने प्रीलिम्स नहीं दिया था, मतलब उस साल मैंने अप्लाई ही नहीं किया था सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए। तो वो जो बाकी एस्पिरेंट ने टाइम दिया सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को और इसकी प्रिपरेशन को, दोनों को बैलेंस करने की कोशिश की, तो मेरे लिए वो कहीं ना कहीं थोड़ा स्मार्ट मूव मैंने लिया कि जब वो टाइम मैंने वहां पे मेरा नहीं गया, तो मैंने इसको इधर इन्वेस्ट किया, और कहीं ना कहीं ये भी मेरे लिए पॉजिटिव ही रहा। तो मैंने, सिविल सर्विसेज तो था टारगेट, बट दिस एपीएफसी बिकेम द पार्ट ऑफ दैट जर्नी। And ultimately this APFC overcomes the civil services, यस। specifically for 2023. यस। Okay. And now if I talk about here, let's talk about a little bit about your studious journey here. So मुझे थोड़ा सा बताइए कि क्योंकि सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स आई हैव, वी आर आल्सो दी वेटरन सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स, तो हमें पता होता है कि जब बंदा सिविल सर्विसेज की तैयारी करता है ना, तो वो इनिशियल टाइमिंग ऐसा होता है कि जब आप पहली बार चीज समझ रहे हो या पढ़ रहे हो, तो 8 hours सिटिंग, 9 hours सिटिंग, and you kind of alienate yourself slowly you started alienating yourself in terms of the preparation. So what was your study routine all about when you were preparing? जब आपने सोचा कि मुझे सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी है, तो स्टडी रूटीन कितना रहा, कितना टाइम पढ़ते थे या किस टाइम पढ़ते थे? तो एवरेज मैं बोलूंगी तो 8 से 10 घंटे की मेरी स्टडी रूटीन रहता था डेली का। कभी कम कभी ज्यादा हो जाता था, पर आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, तो मैं रात में ही ज्यादा प्रेफर करती थी पढ़ना। तो डिनर करने के बाद थोड़ी देर अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद मैं बैठ जाती थी पढ़ने के लिए। और टिल 5 और 6 इन द मॉर्निंग मेरा वो रूटीन चलता था। बीच में अगर 5-10 मिनट का मैंने ब्रेक लिया, कॉफी ब्रेक, मैगी ब्रेक, तो वो मेरा चल जाता था। बाकी जो मेरा प्रोडक्टिव आवर्स ऑफ स्टडी रहा है, वो मेरा नाइट में ही रहता था। दिन में तो वो मैं ब्रेक ले लेके पढ़ती थी, कभी मैं 1.5 आवर पढ़ लिया मैंने, कभी 2 आवर पढ़ लिया, तो मेरा ऐसे करके चलता था। लेकिन जो मेरी प्रोडक्टिव पढ़ाई होती थी, वो कंटिन्यू, जो कि 7 घंटे की हो जाती थी, रात में ही होती थी। एंड आई थिंक आई विल गाइस, अब आप अपनी स्क्रीन में सामने देख रहे होगे विपल्वी का पूरा स्टडी रूटीन, ठीक है, जो वो होता है ना कि रात को जागने वाले लोग, तो आई यू कैन सी हियर हर बुक्स आर देयर इन फ्रंट ऑफ द टेबल्स, ठीक है, देयर कॉफी कप इज रिटन हियर, फिर इन्होंने काफी चीजें लिखी हुई हैं। बट माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज विपल्वी, इफ आई टॉक अबाउट, जब हम 7-8 घंटे पढ़ते हैं, ऑब्वियसली इनिशियली इट्स अ गुड थिंग, इट्स रियली गुड फॉर अवर प्रिपरेशन, बट समहाउ इट टेक्स अ टॉल ऑन अवर हेल्थ ऑल्सो। हेल्थ इश्यूज भी कहीं ना कहीं आते हैं जनरली, कई बार
अगर मैं कुछ बेसिक्स बात करूं तो कई बार हेडेक बहुत कॉमन होता है, बैक एक स्टार्ट हो जाती हैं, कई बच्चों को सर्वाइकल का इशू होता है। तो क्या आपकी जर्नी में भी ऐसा कुछ था जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे? यस सर, मुझे भी सर्वाइकल इशू है, तो मेरे शोल्डर पेन, हेड एक, ये बहुत सिवियर हो जाता था। तो उसके लिए फिर मेरे पास मेरा झंडू बाम, मेरा इट वाज ऑलवेज देयर ऑन माय टेबल कि अगर कुछ भी है तो वो उसको करना है। तो एक होता है, तो तब लगता था कि यार बुक्स आर माय प्रॉब्लम्स एंड दिस द ओनली झंडू बाम इज माय सोल्यूशन फॉर दैट। एंड आई थिंक आई हैव सेंड यू दैट पिक्चर ऑल्सो। तो हाँ, ये हेल्थ इश्यूज तो होते रहते थे, एंड समवेयर आई वाज आल्सो एनेमिक आल्सो। तो कहीं ना कहीं मेरा उसमें काफी लेजीनेस आ जाती थी। तो मेडिसिन मेडिसिन के बेसिस पे ही मैं थोड़ा सिटिंग आर मेरा बढ़ जाता था। अदरवाइज मैं लेजी लेजी इधर उधर पढ़ने का टाइम, अभी पढ़ लूंगी भी 1 घंटे बाद, तो वो काफी टलने लगता था। फिर मुझे लगा कि नहीं, हेल्थ पे प्रायोरिटी देनी चाहिए, अगर हेल्थ नहीं ठीक रहेगी तो पढ़ नहीं पाऊंगी। तो पहले तो कुछ स्टार्टिंग में जब ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई तो मैंने अपने पहले हेल्थ पे फोकस किया, 1 डेढ़ महीने पहले। पूरा मतलब ज्यादा देर मैं बैठती नहीं थी पढ़ने के लिए, तो पहले हेल्थ ठीक करी। उसके बाद फिर भी ये हेडेक वाला तो इशू रहता ही था, पर फिर भी हो गया। So we can take it's a small sort of hiccup, not a, I can say a हाँ bigger thing, small sort of hiccup in your preparation. हाँ And now if I talk about है, जैसे आप 7-8 घंटे पढ़ते थे, तो टेल मी व्हाट टाइप ऑफ अ स्टूडेंट वर यू? यू आर यू अ स्टूडेंट जो कि स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ के उन्हीं को हाईलाइट करता था, एंड आर यू अ स्टूडेंट जो कि खुद नोट्स बनाता था? यू यूज टू मेक नोट्स योरसेल्फ? आई यूज टू मेक नोट्स ऑफ माई ओन। और मेरी नोट्स, मैं अगर स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ती थी तो उसको एक बार पहले, वो काफी ज्यादा बल्कि बल्कि नोट्स पहले बनती थी। फिर सेकंड स्टेप, जब मैंने अगर उसको सेकंड टाइम वो टॉपिक रिवाइज किया तो उसको कंसाइज करने की कोशिश करती थी। तो नोट्स मेकिंग हैबिट तो मेरी काफी अच्छी थी, दो इट वाज टाइम कंज्यूमिंग, बट कहीं ना कहीं वो बेनिफिशियल भी रहता था। तो मैं खुद की नोट्स बनाती थी, और नोट्स बना के उसको हाईलाइट करना, और मतलब जैसे एनसीईआरटी की मेरी, एनसीईआरटी पहले पढ़ा, उसी से रिलेटेड अगर कोई टॉपिक मैंने स्टैंडर्ड बुक्स में पढ़ा तो उसको मैंने एक जगह पे कंसाइज कर लिया। और मैं अपनी नोट्स, क्योंकि मैं A4 शीट्स में नोट्स बनाती थी, तो उसमें मैं अपना स्पेस थोड़ा छोड़ती जाती थी कि इन इन केस करंट अफेयर्स में अगर मुझे कोई ऐसा टॉपिक इससे रिलेटेड मिला तो मैं उसमें अपडेट कर दूंगी। या कोई चीज मुझे अगर उसी टॉपिक से रिलेटेड नई पढ़ने को कहीं पे मिली तो मैं उसमें ऐड ऑन करती जाऊंगी। तो मेरी जो नोट्स थी वो ऐड ऑन होती जाती थी, तो वो कहीं ना कहीं अपडेटेड रहती थी मेरी नोट्स। ये नहीं था कि एक बार मेरी नोट्स बन गई तो उसी पे मुझे रिलाय रहना है, उसी को मैं बार बार रिवाइज करती थी। वो जितनी बार मैं टॉपिक पढ़ती तो वो नई नोट्स बन के आती थी, और वो एक अपडेटेड वर्जन ही रहती थी उस पहले वाली नोट्स की। सो आई थिंक दिस इज समथिंग न्यू दैट स्टूडेंट्स मस्ट लर्न, के नोट्स पे नोट्स बन रहे हैं, फर्स्ट हाँ। कॉपी, सेकंड कॉपी। बट हाउ यू यस। मैनेज दोस थिंग्स, बिकॉज इट्स अगेन अ डिफिकल्ट टास्क टू मैनेज। बनाना है तो उसको मैनेज करना तो और बड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाता होगा। सब जैसे मैनेज, मैं A4 शीट से बनाती थी, तो मैंने हर हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक के मैंने अलग अलग करके रखे थे। कि जैसे मुझे ज्योग्राफी में, अगर फिजिकल ज्योग्राफी है तो मैंने फिजिकल ज्योग्राफी के अलग नोट्स, मैंने फोल्डर्स बना के रखे थे। मैंने GS1, GS2, GS3, GS4 करके फोल्डर्स, उसमें भी कई सेक्शंस थे, तो उसमें मैंने टॉपिक्स वाइज वो सेक्शंस मैंने डिवाइड करके अपनी नोट्स में उसमें डाल दी जाती थी। तो जैसे कभी मैंने मेडिएवल हिस्ट्री रिवाइज करनी है, तो वो नोट्स निकाला, वो बुक निकाला, तो जो जो हाईलाइटेड पॉइंट्स उसको एक बार देखा, लगा कि अच्छा ये कुछ नया आपकी बार पढ़ने को मिला, तो उसको अपने नोट्स में ऐड ऑन कर दिया। फिर लगता था कि काफी मेसी हो गई ये नोट्स, तो उसको मैं फिर से फेयर भी करती थी, क्योंकि आई एम लाइक अ पर्सन की बहुत ज्यादा अगर मेसी है चीज तो मुझे वो चीज समझने में टाइम लेता है। तो मैं अपनी नोट्स को फिर मुझे दोबारा वो मैं फेयर करती थी, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर मैं उसको पढूं तो मुझे ज्यादा अच्छे से समझ में आए। सो इट्स अगेन आई थिंक गुड थिंग फॉर अ स्टूडेंट। अगर कोई बहुत नया एस्पिरेंट है, यू आर काइंड ऑफ अ पर्सन हु यूज्ड टू मेक नोट, देन आई थिंक शी हैज गिवन यू अ वेरी गुड trick on that thing. If I talk about here, now let's talk about the examination here, because if I talk about the examination journey, the most important thing, people, if I talk about here is, what do you feel that in this examination, specifically about the EO examination and APFC, because ऐसे हमने डिस्कस किया अभी कि आपके जो टॉपिक्स डिफरेंट है, उसमें कई टॉपिक्स में यू वर हैविंग एन एडवांटेज विद रिगार्ड्स टू इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज एंड सोशल सिक्योरिटी एक्ट्स। बट देन ऑन द अदर हैंड, हाउ यू फेल्ट दैट, आपको क्या लगता है यूपीएससी एस्पिरेंट्स को यहाँ पे बहुत बड़ा एडवांटेज है, बिकॉज काफी आपका सिलेबस कोइंसाइड करता है ना? तो व्हाट डू यू फील दैट फॉर द यूपीएससी एस्पिरेंट दीज काइंड ऑफ एग्जामिनेशंस, व्हाई आर दे, आई कैन से कि बहुत बढ़िया एक चांस है उनके लिए? सो जैसे कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में प्रीलिम्स है, मेंस है, एंड देन इंटरव्यू है। इस एग्जाम का सबसे
ये था कि मेंस नहीं था, जी। एक आपका प्रीलिम्स था एंड देन आपका इंटरव्यू था। तो अगर कोई, जो लोग मेंस में रह जा रहे थे किसी वजह से, तो उनके लिए कहीं ना कहीं ये बेनिफिट दिया होगा कि आपको मेंस इसमें नहीं देना था आपका, अगर वो प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है एंड देन डायरेक्ट इंटरव्यू है। तो ये मेंस का ना होना ही कहीं ना कहीं यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए एडवांटेज दिया होगा, जैसे मुझे दिया था, क्योंकि आई वाज नॉट वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर मेंस दैट टाइम, जब मैंने एग्जाम दिया था। एंड इफ आई टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे कुछ कॉमन टॉपिक्स हैं, तो आपको क्या लगता है स्पेसिफिकली इफ आई टॉक अबाउट कॉमन टॉपिक्स, जैसे हमने डिस्कस किए, इंडियन पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ठीक है, एंड इफ आई टॉक अबाउट हियर अदर थिंग, इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, जो आप जनरली यूपीएससी में पूछते हो। बट व्हाट डू यू थिंक, कि क्या वो क्वेश्चंस आपको लग रहे हैं सिमिलर सेंस ऑफ थॉट पे आते हैं, कि जो यूपीएससी के क्वेश्चंस हैं, लेवल ऑफ क्वेश्चंस है, क्या आपको लगता है वही लेवल ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं? क्योंकि यूपीएससी का सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इज अगेन गेटिंग टफर फ्रॉम द पास्ट फ्यू ईयर्स। ऑन द अदर हैंड इफ आई टॉक अबाउट दिस एग्जामिनेशन, तो आपको क्या डिफरेंस लगा, कि क्या वाकई ही आपको लगा कि यार ये एग्जामिनेशन उस डिफिकल्टी लेवल का था जिस लेवल पे सिविल सीएससी का पेपर हो रहा है हमारा, या फिर आपको लगा कि इसका डिफिकल्टी लेवल मैनेजेबल है और एन एस्पिरेंट हु माइट बी प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज और सीएससी अच्छा नहीं हुआ, ठीक है, तो उनको क्या यहाँ पे एक चीज थी कि दे कैन टारगेट दिस एग्जामिनेशन बिकॉज सिलेबस इज सेम, और लेवल ऑफ क्वेश्चंस कैसे थे, थोड़ा सा आप बता दीजिए। तो लेवल ऑफ क्वेश्चन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के कंपैरेटिवली तो उससे कम ही था। तो आई गेस कि मैनेजेबल है, अगर आप अपना टाइम अच्छे से मैनेज कर सकते हो, तो जो अलग टॉपिक्स हैं जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के सिलेबस से थोड़े से हट के हैं, तो अगर आप मैनेज कर सकते हो तो वो टॉपिक बहुत ज्यादा डीप में भी नहीं रहते हैं, कि बहुत ज्यादा आपका इसका हैवी सिलेबस है, जैसे सिविल सर्विसेज का बहुत ज्यादा हैवी सिलेबस है, आपको कवर करने में ही टाइम लगता है। तो जो अलग टॉपिक्स है उसके बहुत ज्यादा, उसका बहुत लेंदी सिलेबस नहीं है, तो अगर आप मैनेज करके चलते हो और स्मार्ट मूव लेते हो, तो आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छे से हो जाएगी। और अगर आपका सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स नहीं क्लियर हो रहा है, तो उसके कंपैरेटिवली ये तो क्लियर हो जाएगा। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अदर टॉपिक्स, लाइक जिसको मैं बात करता हूँ, जैसे हमने टॉपिक्स डिस्कस की, लेबर लॉज वी हैव डिस्कस अर्ली, एक टॉपिक है काउंटिंग, काउंटिंग एंड ऑडिटिंग, विच यू हैव नॉट स्टडीड, दैट इज दिस इज वन पार्ट वेयर यू वर ऑन अ कॉमन फील्ड विद ऑल द एस्पिरेंट्स, बिकॉज एक आपको एडवांटेज था, एक में आप कॉमन एस्पिरेंट्स के साथ थे, एक ऐसा पार्ट आया जो कि आप उसमें भी कॉमन एस्पिरेंट्स के साथ हो, क्योंकि वो आपने भी नहीं पढ़ा, और जनरली किसी यूपीएससी एस्पिरेंट ने काउंटिंग और ऑडिटिंग नहीं पढ़ा होगा, तो उसको आपने कैसे टैकल किया? सर अकाउंटेंसी का तो मतलब कोई बैकग्राउंड, जैसे हर एस्पिरेंट का, वैसे मेरा भी कोई बैकग्राउंड नहीं था, मेरे लिए बिल्कुल नया था। तो पहले तो मैंने उसका जब सिलेबस देखा तो मुझे लगा कि ये टॉपिक्स है, अब ये कहाँ पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं, ये तो मुझे कुछ पता नहीं था। तो जब ये वैकेंसी आ गई तो यूट्यूब में भी वीडियोस काफी ज्यादा आने लग गई थी, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेंसी, दिस एंड दैट। तो मैंने सबसे पहले जो अपना जो सोर्स मैं बोलूंगी जहां से मैंने स्टार्ट किया इसका, तो मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, जैसे ऑनलाइन यूट्यूब है, गूगल पे मैंने सर्च करके कुछ पहले स्टैंडर्ड बुक्स जो जो दिख रही थी मुझे, मैंने उनको सेलेक्ट किया कि अच्छा इसमें से मैं कुछ पढ़ूंगी। फिर जब मैंने कुछ वीडियोस देखी, अपना थोड़ा ये हुआ कि अच्छा मुझे इस डायरेक्शन में अपनी प्रिपरेशन लेके जानी है, तब मैं मार्केट गई। मार्केट में मैंने बोला, मुझे ये भी नहीं आइडिया था कि कौन सी बुक मुझे लेनी है, मैंने बोला कि ऐसा ही कुछ अकाउंटेंसी का कुछ अच्छा सा जो यूपीएससी से रिलेटेड कुछ हो। तो उस टाइम पे ईपीएफओ की बुक, काफी स्टैंडर्ड बुक्स वहां पे मार्केट में अवेलेबल थी। तो उसमें से मैं एक अकाउंटिंग इन ऑडिटिंग करके एक बुक की, तो उसमें ऑडिटिंग भी थी दो, ऑडिटिंग के इतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं इसमें, पर अकाउंटेंसी का मुझे वो ठीक लगी थी। तो मैंने जब ऑनलाइन रिसोर्सेज, मतलब वीडियोस देखने के बाद एक अपना रॉ नॉलेज गेन किया, उसके बाद मैंने वो बुक्स ली, और बुक्स को पढ़ने रीड करने के बाद ईओ ईओ एओ के जो प्रीवियस ईयर के, तो उसमें जो अकाउंटिंग के क्वेश्चन आते थे, क्योंकि एपीएफसी के ज्यादा आपके पास पीवाईक्यूज अवेलेबल नहीं थे मेरे पास। तो फिर मैंने उसके क्वेश्चंस निकाल निकाल के मैंने उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश की। तो कुछ जो जो कुछ चीजें, जो टॉपिक्स कॉमन थे, फिर मैंने उसको कवर किया कि ये हो सकता है कि यही इसमें, जैसे अभी प्रीवियस ईयर में पूछा गया, हो सकता है इस बार भी पूछ ले, तो इस पे अपनी कमांड अच्छे से कर लेते हैं। तो मैंने बहुत ज्यादा थॉरली, बहुत ज्यादा डीप तो नहीं पढ़ा था, पर हाँ इतना पढ़ा था कि मेरा काम चल सके। तो अकाउंटिंग में मैंने बहुत ज्यादा मेहनत, ये तो नहीं कहूंगी कि बहुत ज्यादा मैंने मेहनत करी थी, पर हाँ मैंने उतना कर लिया था कि मेरा एग्जाम क्लियर क्लियर होगा या नहीं होगा ये तो बात की बात थी, पर हाँ इतना खुद पे कॉन्फिडेंट हो गया था कि अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं मैनेज कर सकती हूँ उसको। एंड नाउ इफ आई गो फर्दर ऑन, जैसे आपने अकाउंटेंसी, हमने सारा सिलेबस डिस्कस किया, बिकॉज इसमें आई थिंक 13 सब्जेक्ट्स हैं, काफी चीजें जो हमने इंटरलिंक है, बट यहाँ पे एक चीज डिफरेंट है, दैट इज वन थिंग विच जनरली मैनी यूपी एस्पिरेंट्स डू नॉट टेक इट सीरियसली, दैट इज द सी सेट पार्ट हियर, क्वांट रीजनिंग एंड इंग्लिश इफ आई टॉक अबाउट हियर, एंड
नाउ इफ आई टॉक अबाउट हियर फॉर क्यूआरई, दैट इज क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश के लिए, आपने उसके लिए प्रिपरेशन क्या चीज की थी? बिकॉज सी सेट में जनरली क्या होता है, अब तो थोड़ा सा लोग फिर भी सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स थोड़ा सा क्वांट्स बेटर कर रहे हैं, रीजनिंग बेटर कर रहे हैं, फिर भी पर उसको क्वालिफाई करना है। यहाँ पे वो क्वालिफायर नहीं था, यहाँ पे देवर हैविंग अ वेरी गुड वेटेज, और अगर उसमें अच्छा स्कोर है तो वो भी मेक और ब्रेक बन सकता था। तो आपने उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी यूज की? तो इंग्लिश के पोर्शन के लिए मैंने बहुत ज्यादा नहीं किया था। उसके लिए मैंने सिर्फ वो कैप की प्रैक्टिस करी थी, सिनोनिम्स एंटोनिम्स टाइप। तो एक सिनोनिम्स एंटोनिम्स की मैंने एक डायरी बना के रखी थी। अगर जैसे द हिंदू न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें एक कॉलम आता है एडिटोरियल वाले सेक्शन में, जहाँ पे वर्ड्स आपके मतलब वोकैबलरी, कोई भी एक नया वर्ड आपको देता है उससे रिलेटेड सिनोनिम्स एंड, तो मेरी वो हैबिट रहती थी कि उसको मैं नोट करती जाती थी। तो फिर उसके उसके अगर कोई मैंने नया वर्ड अगर पढ़ा है तो उसको मैं सर्च करके उसको भी मैं नोट डाउन कर लेती थी। जैसे आप एडिटोरियल पढ़ रहे हो तो आपको कई नई नए वर्ड्स आपको वहां पे मिल जाते हैं, तो मैं उसको नोट डाउन करती रहती थी। तो ये मेरा काफी मतलब, मैं ये नहीं बोलूंगी कि स्पेसिफिकली मैंने इसके लिए प्रिपेयर किया था, ये मेरी हैबिट थी क्योंकि न्यूज़पेपर रीडिंग के टाइम से ही। तो ये कहीं ना कहीं वोकैब वाले पोर्शन में तो काम किया। उसके बाद जो ग्रामर वाला पोर्शन था जिसमें आपके सेंटेंसेस थे, जम्बल्ड सेंटेंसेस थे, उनको सीक्वेंस में अरेंज करना था, उसके लिए मैंने कुछ पढ़ा नहीं था। आई वुड से कि मैंने वो मेरा जो पास्ट में जितना मेरा ग्रामर नॉलेज था मैंने उसको ही उसमें यूज किया था। और अगर मैं दूसरे पार्ट में आऊँ कि जो रीजनिंग और मैथमेटिक्स वाले क्वेश्चन थे, कि सी सैट के अकॉर्डिंग भी मैं प्रिपरेशन नहीं कर रही थी। बट रीजनिंग और मैथमेटिक्स ये कॉलेज टाइम में मैंने एक यहीं पे लोकल एक कोचिंग थी, एसएससी की प्रिपरेशन वो लोग कराते थे। तो मैंने उसमें सिर्फ रीजनिंग किया था कि रीजनिंग का थोड़ा नॉलेज हो जाए मुझे कि कैसे ट्रिक वाइज क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो वो ट्रिक वगैरह वो मेरी नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थी कॉलेज टाइम पे ही। तो मैंने वो क्वेश्चंस और मैथमेटिक्स वाले और रीजनिंग वाले जो क्वेश्चंस थे, और बहुत हाई लेवल के भी क्वेश्चन नहीं थे कि बहुत डिफिकल्ट लेवल के थे कि आपको नहीं आ रहे थे। जैसे सी सेट अब काफी ज्यादा हाई इस बार, तो फिर भी थोड़ा ठीक था, नहीं तो सी सेट का भी लेवल काफी हाई है, तो उसके कंपैरेटिवली तो काफी ज्यादा मैनेजेबल था और काफी मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस इसमें आए थे, वेदर इट वाज रीजनिंग और मैथमेटिक्स क्वेश्चंस। सो आई थिंक दैट्स अगेन अ गुड रिलीफ, साय फॉर रिलीफ फॉर अ स्टूडेंट, कि अगर इस तरह के एग्जाम आ रहे हैं तो आपको इतना ज्यादा स्ट्रेस इस चीज पे नहीं लेना चाहिए इन टर्म्स ऑफ क्वांट एंड रीजनिंग। एंड if now we talk about current affairs here, because current affairs if I talk about generally, हम बोलते हैं कि यूपीएससी करंट अफेयर्स काफी रिलेटेड टू दी स्टैटिक पार्ट आते हैं। यहाँ पे करंट अफेयर्स बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, बीट ईओयू एग्जामिनेशन और बीट एपीएससी एग्जामिनेशन। तो आपने करंट अफेयर्स के लिए क्या स्ट्रेटजी फॉलो की? सो करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर, डेली न्यूज़पेपर मैं पढ़ती थी। उसके बाद मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन में रेफर करती थी, कि उससे मेरा रिवीजन होता रहता था। तो मेरा टारगेट रहता था कि आधी मैगजीन मुझे 15 डेज में कंप्लीट करनी है मंथ की, और आधी मैगजीन मुझे अगले 15 दिनों में कंप्लीट करनी है। फिर उसके बाद जब ये एग्जाम आया था तो जैसे कि सब लोग प्रिपेयर कर रहे थे प्रीलिम्स, सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स के लिए, बट उस टाइम पे वो PT 365 मार्केट में अवेलेबल रहती है, तो मैंने उसको रेफर किया था। उसमें काफी अच्छे से आपका करंट अफेयर पूरे एनुअली आपका कवर हो जाता है। तो आई वुड से कि कंटिन्यूअस रिवीजन ऑफ द करंट अफेयर इज वेरी नेसेसरी, कि वो ऐसी चीज है कि वो करंट ही है, आपको तुरंत डायनेमिक है, आपका चेंज हो रहा है। तो अगर आप अपडेटेड नहीं हो, अगर आप डेली न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हो, तो फिर आपको नहीं समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि ये 2 महीने बाद एग्जाम है तो आप 2 महीने पहले से आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आपका वो अच्छे से हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप वो पहले से पढ़ रहे हो तब आप टॉपिक्स लिंक कर पाते हो कि अच्छा ये टॉपिक आया कहाँ से, अच्छा उसका ऐसे कनेक्शन है। तो आप न्यूज़पेपर जब आप पढ़ते रहते हो, फिर जब आप करंट अफेयर मैगजीन पढ़ते हो तो फिर आप रिलेट कर पाते हो कि अच्छा ये तो मैंने पढ़ा था। तो करंट मैगजीन पढ़ना भी आपके लिए फिर इजी हो जाता है कि ये तो मैंने पढ़ा था, ये तो कुछ नई चीजें जरूर मिलती हैं ऐड ऑन होके उसमें, पर आपका न्यूज़पेपर रीडिंग इज वेरी मस्ट इन दिस एग्जामिनेशन, आई वुड से। एंड हाउ मेनी मंथ्स वुड यू सजेस्ट दैट अ पर्सन शुड रीड करंट अफेयर्स? बिकॉज बहुत वास्ट है। कई बच्चे बोलते हैं 1 साल का पढ़ोगे, बोलते हैं 2 साल पुराना भी क्वेश्चन आ जाता है, और इस बार तो एग्जाम में कोई क्वेश्चन 1 ईयर पुराने थे, स्पेसिफिकली ईओ एग्जामिनेशन तो बहुत क्वेश्चन पुराने थे, 1 साल पुराने क्वेश्चन थे। तो आपके लिए आपको क्या लगता है कि क्या एक स्टैंडर्ड टाइमलाइन है जो एटलीस्ट स्टूडेंट्स मस्ट फॉलो? तो मेरे अकॉर्डिंग तो 1 साल का आपको न्यूज करंट अफेयर्स आपका प्रिपेयर होना चाहिए। आप 1 साल आप करंट अफेयर के टच में हो, आप रेगुलर उसको पढ़ रहे हो, तो तभी आपका कुछ हो, तभी आपके लिए वो बेनिफिट देगा। 6 महीने या 2 साल का भी नहीं बोलूंगी कि 2 साल बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा, पर हाँ आप एग्जाम के कम से कम 15 दिन पहले तक का तो आपको अपडेट होना चाहिए कि क्या है, क्या चल रहा है। तो मैं 1 साल का तो टाइमलाइन बोलूंगी कि 1 साल तो आपको करंट अफेयर्स के लिए चाहिए ही चाहिए। तो नाउ आई थिंक वी हैव डिस्कस एवरीथिंग अबाउट दिस एग्जामिनेशन। अब आते हैं अगले स्टेज के ऊपर,
नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज आई वांट टू डिस्कस विद यू, जो आपने स्टार्टिंग में भी बोला था, क्योंकि अब आते हैं इंटरव्यू के ऊपर। देखो, आज रिक्रूटमेंट टेस्ट में तो होता है कि यार ठीक है, मेरे को नॉलेज है, मैंने निकाल दिया। इंटरव्यू ऐसा है जिसको बोलते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट। सो टेल मी, व्हाट वर योर इमोशंस बिफोर द इंटरव्यू, दैट वर यू नर्वस, ठीक है? एंड आई जस्ट वांट टू सी दैट इज, मैं आपको अभी आपकी स्क्रीन में एक फोटो दिख रही होगी जहाँ पे पल्लवी स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द यूपीएससी हेडक्वार्टर्स, यूपीएससी ऑफिस के बाहर खड़ी हैं। तो वो एक फीलिंग कैसी थी, और आपका किस तरह का इमोशन था इस इंटरव्यू से पहले? सर इंटरव्यू वाले दिन तो मैं बहुत ज्यादा काम थी, बहुत ज्यादा, कोई नर्वसनेस नहीं थी, कोई एक्साइटमेंट नहीं थी। एंड उसके लिए मैं थोड़ा अमेज्ड भी थी कि ये क्या है, मतलब सब लोग यहाँ पे, मतलब यहाँ पे आना तो लाखों लोगों का सपना होता है, यहाँ तक पहुंचना, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। मैं इंटरव्यू, मेरा फोन सेशन का था, 12 बजे से हमारी एंट्री होनी थी। तो मैं वहाँ पे 10:30 बजे तक पहुंच गई, तो 1 डेढ़ घंटे का जो टाइम था, तो मैं वहाँ पे जितने कैंडिडेट्स थे मैं उनको ऑब्जर्व कर रही थी, कोई फोटो क्लिक करा रहा था, कोई कुछ कर रहा था। तो सब लोग एक्साइटेड थे कहीं ना कहीं, कुछ लोग नर्वस थे, बट मैं बहुत शांत थी। और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था मैं शांत क्यों हूँ, तो मुझे मुझे भी एक्साइटमेंट होनी चाहिए। सब लोग पिक्चर्स क्लिक करा रहे थे, मेरा पिक्चर क्लिक कराने का भी मन नहीं था। तो मेरा ब्रदर मेरे साथ में था, उसने बोला कि ये तुम भी पिक्चर क्लिक करा लो। तो मैंने उससे बोला नहीं, मैं इंटरव्यू दे के आऊंगी, अगर मेरा इंटरव्यू अच्छा जाएगा तब तो मैं फोटो क्लिक कराऊंगी, नहीं तो मैं नहीं कराने वाली। तो सब लोगों ने क्लिक कराई, फिर मैं बहुत शांत थी। फिर जब मैं अंदर गई तो मुझे लगा कि जब इंटरव्यू कॉल आएगा, मुझे वहां से बुलाया जाएगा, तब शायद मेरे अंदर थोड़ी सी नर्वसनेस आए कि वो 5-10 मिनट जो भी रहे वो काफी ज्यादा हैवी हो जाए। क्योंकि जितने मैंने सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का या जो भी रहे हो उनका मैंने अगर इंटरव्यू या पॉडकास्ट सुना हो, तो सब लोग यही कहते थे कि वो 5-10 मिनट जब आपको इंटरव्यू के लिए वहां बुलाया जाता है वो काफी हैवी हो जाता है, एक एक मिनट कटना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं उस टाइम पे भी बहुत ज्यादा रिलैक्स थी, मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था। इवन जो मैं पढ़ के गई थी कुछ भी नहीं चल रहा था, आई वॉज लाइक अ ब्लैंक नोटबुक ओवर देयर। मुझे लग रहा था अब जो भी क्वेश्चन वो लोग मेरे सामने रखेंगे मुझे उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना है। तो लग रहा था मुझे कुछ, मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, कुछ मुझे याद नहीं है। मैं बिल्कुल ब्लैंक थी उस टाइम पे, बहुत शांत थी। तो वो कहीं ना कहीं मेरे इंटरव्यू के टाइम पे काफी हेल्प किया कि मैं शांत थी, तो जिसकी वजह से मेरा दिमाग अच्छे से प्रोसेस कर पाया हर क्वेश्चंस को। मैं बहुत ही पेशेंटली, बहुत ही कामली मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर किए। एंड व्हाट काइंड ऑफ एन इंटरव्यू वाज योर्स? मतलब बहुत एक एक होता है ना, बहुत क्वेश्चन ओरिएंटेड इंटरव्यू हो जाता है, एक होता है बहुत ही सटल सा इंटरव्यू होता है, जब बंदे को लगता है पता नहीं कुछ पूछा ही नहीं इन्होंने मुझसे, या फिर बहुत ज्यादा काउंटर क्वेश्चनिंग होते। तो आपका इंटरव्यू किस तरह का था? स्टार्टिंग में जो मुझसे पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन पूछे गए थे, जो मेरे से रिलेटेड थे, वो थोड़े क्रॉस क्वेश्चंस उसमें हुए थे। बट इंटरव्यू बहुत ही ज्यादा सटल था, बहुत बहुत ज्यादा उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन करके मुझे फंसाने की कोशिश नहीं की। द बोर्ड मेंबर्स वर वेरी कॉर्डियल, वेरी कोऑपरेटिव, स्पेशली द चेयरपर्सन। तो जैसे मुझसे टोटल ऑल ऑल टोटल 20 to 25 क्वेश्चन मुझसे पूछे गए होंगे, तो उसमें से 2-3 क्वेश्चंस का ही मैं आंसर नहीं कर पाई थी। तो उसमें भी उन्होंने मेरी हेल्प की थी। तो ऐसा नहीं था कि उन्होंने मुझे, ऐसा होता है कि बोर्ड मेंबर्स आपको परेशान करते हैं कि नहीं आप बताओ, आप सोचो, थिंक मोर एंड देन टेल अस। तो ऐसा मेरे साथ कुछ भी नहीं होता, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन थे। और जैसा मैं चाह रही थी कि मुझसे हर हर एरिया से पूछे, मुझसे आई वांट की लेबर लॉ से भी मुझसे पूछे, मुझसे ईपीएफओ से भी पूछे, मुझसे मेरे बैकग्राउंड, मेरे ग्रेजुएशन, मेरा जो भी मेरा बैकग्राउंड रहा, एजुकेशन बैकग्राउंड, उससे पूछे, हॉबीज से पूछे। तो उन्होंने सब कुछ उन्होंने कवर किया। ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ एक डायरेक्शन में थे, कि उन्होंने सिर्फ लेबर लॉज या इसका जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग पूछा, या इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ही सिर्फ पूछा। उन्होंने सब चीजें, मेरी हॉबीज भी कवर करी, उन्होंने मेरा एजुकेशन सब्जेक्ट जो भी था, मेरा ग्रेजुएशन, उसको कवर किया। तो आई वॉज सेटिस्फाइड विथ माई परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू। एंड इफ आई टॉक अबाउट, जैसे आपने एडुटा पे भी एक फ्री मॉक इंटरव्यू, जो हमारे मॉक यस। इंटरव्यू प्रोग्राम जो हमने स्टार्ट किया था, आपने वहां पे भी मॉक इंटरव्यूज दिए, दैट वर द पेड मॉक इंटरव्यूज। सो टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट, बिकॉज व्हेन यू हैव गिवन द मॉक, जैसे आपने बोला मैं एग्जाम डे वाले दिन नर्वस नहीं थी, आई वाज वेरी यस सर। सेटल्ड, बट एज वी हैव टॉक्ड यस्टरडे, तो आपने बोला था कि उससे पहले मुझे बहुत स्ट्रेस होता था सर, कि पता नहीं मैं बिल्कुल ही नहीं हूँ, पता नहीं मुझसे वो क्या पूछेंगे किस तरह। तो जब आपने मॉक इंटरव्यूज दिए, सो हाउ वाज दैट मॉक इंटरव्यूज हेल्प्ड यू इन द फाइनल इंटरव्यू ऑल्सो? और कोई ऐसा क्वेश्चन था जो आपको लग रहा था कि हाँ यार, ये चीज मुझे गाइड की गई थी इन इंटरव्यूज में, वही चीज कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हुई इन द मेन इंटरव्यूज ऑल्सो? तो मॉक इंटरव्यूज तो मेरा मैं कॉन्फिडेंटली जाती जरूर थी, पर अगर मुझसे किसी भी क्वेश्चन में वो थोड़ा डीप जाने लगते थे तो मेरा कॉन्फिडेंस वहीं पे लूज होने लग जाता था, वहीं पे मैं इतना ज्यादा डाउन हो जाती थी कि अगर मतलब वो मुझसे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन पूछते थे तो आई वॉज नॉट एबल टू आंसर दैट ऑल्सो।
तो मुझे लग रहा था कि अगर ऐसे ही वहां पे फाइनल इंटरव्यू में हो गया तब तो कुछ होने से रहा। तो सारे मॉक इंटरव्यूज में आई वुड से कि वो पहले के जो 5-10 मिनट रहते उसमें तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत हाई लेवल का रहता था, उसके बाद वो मेरी एनर्जी डाउन होती चली जाती थी। और वो मेरे कहीं ना कहीं मेरे फेस पे, मेरे बॉडी लैंग्वेज में वो रिफ्लेक्ट करने लगती थी। तो मुझे फीडबैक्स में भी यही बोला गया कि यू लुक लाइक अ वेरी सिंसियर कैंडिडेट, बट आपका कॉन्फिडेंस ना, जैसे जैसे अगर कोई क्रॉस क्वेश्चन पूछ लेता है या किसी क्वेश्चन में डीप जाने लगता है तो आप वहीं पे आप लो होने लगते हो। तो आपको बस वो मेंटेन करना है। तो मैं खुद को समझा के गई थी फाइनल ईयर पे, मैं फाइनल डे पे मैं अपने आप को बार बार बस यही बोल रही थी कि बस शांत रहना है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, बस स्ट्रेस नहीं लेना है, बाकी आई नो यू कैन परफॉर्म वेरी वेल देयर। तो मैं खुद को बार बार समझा रही थी कि बस बहुत शांत रहना है, बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। क्योंकि जो मैंने मॉक इंटरव्यूज में गलती की, जो मेजर गलती मेरी यही रहती थी कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाती थी। मतलब बहुत ज्यादा लगता था कि जब मेरा मॉक नहीं जा रहे अच्छे तो मेरा फाइनल कैसे अच्छा जाएगा। तो इसी चीज को मैंने सेटल करने की कोशिश करी थी अपने फाइनल डे एंड ऑफ इंटरव्यू में। और जैसे कि आपने बोला कि मैंने एडुटैप में भी एक मॉक इंटरव्यू दिया था, एंड आई वुड से कि जितने मैंने मॉक इंटरव्यूज दिए थे सबसे ज्यादा हेल्पफुल मेरे लिए यही रहा। क्योंकि यहाँ के जो मेंबर्स थे, 2 मेंबर्स ने मेरा इंटरव्यू लिया था, उन्होंने काफी डाइवर्स क्वेश्चन पूछे थे, उन्होंने भी वैसे ही हर एरिया उन्होंने टच किया था जैसा मैं चाह रही थी कि मेरे फाइनल इंटरव्यू में पूछा जाए। तो उन्होंने मेरा एजुकेशन में मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, जिसको शायद मैं थोड़ा लाइटली ले रही थी। मुझे लग रहा था कि मैं आंसर कर लूंगी अगर फाइनल डे में अगर ऐसा कुछ क्वेश्चंस आएंगे। तो जब उन्होंने रियलिटी चेक दिया कि अभी तुमको और रिवीजन की जरूरत है। तो मैं ये एडुटैप के जो मॉक हुआ, मेरा मॉक हुआ था, उसमें काफी ज्यादा हेल्प मुझे यही मिली थी कि मुझे वो डाइवर्स एरिया का आइडिया लग गया कि एक ही एरिया पे नहीं पूछना है मुझे, सिर्फ एक ही एरिया पे फोकस नहीं करना है मुझे, सब पे थोड़ा 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 ध्यान देना है। जो मैं मिस कर रही हूँ उसको भी मुझे कवर करना है। तो एडुटैप के मॉक इंटरव्यू ने तो सारे इंटरव्यूज में मेरा सबसे ज्यादा जो हेल्प किया था, जो एक सही गाइडेंस दी थी, वो मुझे एडुटैप के मॉक इंटरव्यू में ही मिली थी। I think we all really appreciate your kind words. So we are always really I can say we are felt blessed कि अगर हम कुछ कर रहे हैं और वो आप जैसे कैंडिडेट्स के बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, तो we are really as a team we are really blessed on that thing. So now we have taken the whole journey, but now guys you will see a very special video in front of you. That is the video on the date of the result when she got selected, and you will see her father is coming from the door, and she's telling to them that now she's a commissioner. So now let I want, because हमने सारी जर्नी देखी है, बट उसको सम अप करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप अब उस क्या क्या वो माहौल था, मुझे तो अब मैं जानना चाहता हूँ क्या था। सर जैसे कि मेरे फैमिली में कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं था, कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं सोचता था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब पे जाना है या मुझे इस चीज की प्रिपरेशन करनी है। तो आई वॉज द फर्स्ट, और वो भी एक लड़की होके यूपीएससी जैसा सपना देखना काफी बड़ी बात थी हमारी मेरे फैमिली में। तो बट फैमिली का सबका सपोर्ट था तो मैं इतना आगे पढ़ पाई। नहीं तो यहाँ पे मेरी फैमिली का मैं स्पेसिफिकली बोलूँ तो जो मतलब मेरे और भी रिलेटिव्स हैं उनके, वो लोग सब अपनी बेटियों को ग्रेजुएशन तक पढ़ा देते हैं, सिर्फ इसलिए पढ़ा देते हैं कि उनकी शादी में थोड़ी इजी हो जाए, मतलब ज्यादा दिक्कतें ना आए। तो मेरे लिए ये मेरे पेरेंट्स, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का सैक्रिफाइस और उनका सपोर्ट रहा है कि मैं यहाँ तक पहुंची। उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुंचाने में मेरी बहुत हेल्प करी। अगर मेरे अंदर अगर पोटेंशियल था तो उनकी ही वजह से था, वो मुझे मोटिवेट करके रखते थे। तो कहीं ना कहीं सबको उम्मीद थी कि अभी नहीं तो 2-3 साल बाद कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले लेगी ये, तो इतनी जल्दी हो जाएगा ये तो मेरी फैमिली ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन मेरे पेरेंट्स घर पे नहीं थे, मेरा भाई था जब रिजल्ट आया। तो जैसे मैंने रिजल्ट देखा तो मतलब मेरा ही रिजल्ट था, तो वो तो खुशी तो ऑब्वियस थी, पर मुझे अपने पेरेंट्स के चेहरे का वो रिएक्शन देखना था कि उनका क्या रिएक्शन रहता है। तो मैंने पहले तो कॉल किया उनको बताने के लिए, पर कॉल लगा नहीं था। तो फिर मैंने वेट किया कि अब वो आ जाएंगे तो मैं उनको डायरेक्ट मतलब सामने से मिलके बोलूंगी और उनका रिएक्शन देखना चाहूंगी कि उनका रिएक्शन क्या रहता है। तो मेरा भाई और मैं बैठ के उनका वेट कर रहे थे 2-3 घंटे, 2-2.5 घंटे बाद जब वो आए तो मेरे भाई ने उनको बोला कि अब ये दीदी ये हो गई है। तो दे बोथ वर लाइक कि क्या ही मिल गया है उन लोगों को, दे वर रियली हैप्पी। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स मतलब मेरे दादी बाबा भी बहुत ज्यादा खुश थे। तो मेरे तो बाबा भी कल ही मुझसे कह रहे थे कि हमें उम्मीद तो थी कि अभी नहीं तो 2-3 साल बाद तुम्हें कुछ ना कुछ मतलब कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा, पर इतनी जल्दी मिल जाएगा इसका इसका नहीं लगा था कि इतनी जल्दी तुमको सक्सेस मिल जाएगी।
And if we sum up this whole success story, if you have given us a lot on time, if I take about, what do you think is the backbone for this whole journey, जो आपको एक सबसे बड़ा एक जिसको तो ना बैकबोन सपोर्ट, आई थिंक दैट इज ऑलवेज योर फैमिली, विच बिकॉज Yes. जितना मैंने आपसे बात की है, तो हाउ वाज दैट रोल, आई जस्ट वांटेड टू से कि कैसा रोल आपकी फैमिली ने निभाया आपकी पूरी प्रिपरेशन में? सर, मेरे दादी बाबा गांव में रहते हैं। स्टार्टिंग के मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन 1-2 साल की जो हुई है, जो बच्चे नर्सरी केजी जाते हैं, वो मैंने गांव में ही पढ़ाई करी थी। तो उन्होंने फिर मुझे वहां से, मतलब उन लोगों ने मुझे वहां से यहाँ प्रयागराज शिफ्ट हुए हम लोग, कि ये आगे बच्चों को पढ़ाना है। तो हम लोग पढ़ाई की वजह से ही हम लोग बाहर निकले थे। तो उन उन मेरे लिए कहीं ना कहीं उनका ये जो ड्रीम था, तो ये लगता था कि उन्होंने इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया। वो लोग अकेले वहां पे रहते हैं, एज माय फादर इज अ सिंगल किड ऑफ देयर पेरेंट्स। तो मुझे लगता था कि उन्होंने अपने, मतलब अपनी फैमिली को अपने से खुद से अलग रखा है, पढ़ने के लिए भेजा है। तो और मेरी मम्मा मुझे लेके, मेरे पेरेंट्स मुझे लेके यहाँ पे आए पढ़ाने के लिए। तो लगता था कि जब कभी मैं गाँव वापस जाऊं तो खाली हाथ ना जाऊं। उन लोगों का वो जो ड्रीम है कि हम पढ़ाने के लिए अपने बच्चों को निकले थे, तो वो चीज पूरा करके। तो ये चीज दिमाग में हमेशा रहती थी, और उस चीज के लिए मेरे पेरेंट्स ने, मेरी मदर ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। अगर कभी मेरी पढ़ाई में थोड़ी ज्यादा लापरवाही होती थी, तो शी वॉज ऑलवेज लाइक, तुम्हारी पढ़ाई ठीक से नहीं चल रही है, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ यू, तुमने आज का न्यूज पेपर नहीं कंप्लीट किया, आज तुमने सिर्फ इतने घंटे पढ़ाई करी है। तो बल्कि मेरे पापा कहते थे वो छोटी बच्ची थोड़ी ना, उसको पता है कि उसको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। बट माय मदर वाज स्टिल लाइक कि नहीं, तुमने आज इतना ही पढ़ा है, तुम आज, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ आज तुम्हारी पढ़ाई से। तो शी वॉज ऑलवेज देयर, मतलब कि थोड़ी सी अगर थोड़ी सी मैं लापरवाह होती थी, तो वो मुझे पिंच करने लग जाती थी, नहीं तुम्हारी पढ़ाई ठीक नहीं चल रही। तो इस टाइप का सपोर्ट था मेरी फैमिली का, पूरी तरीके से था। एंड तो दे ऑलवेज हैव ट्रस्ट ऑन मी कि तुम कभी ना कभी सिलेक्शन तुम्हारा अच्छी जगह हो जाएगा, तुम्हारे अंदर है वो जो कैपेसिटी मैं खुद नहीं रिकॉग्नाइज कर सकती कि मेरे अंदर क्या है, वो उन लोगों ने देखा और उन लोगों ने मुझे उस चीज के लिए इनकरेज किया। and I think that sums up this whole journey of yours of your becoming the APFC officer. I think that is very important thing. अगर आपके मदर फादर या आपकी फैमिली बहुत ज्यादा सपोर्टिव हो, तो वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है आपकी प्रेपरेशन में, क्योंकि एक प्रेशर, आपने जैसे बोला, उन्होंने आपको कभी प्रेशर नहीं आने दिया, बिल्कुल सटल चला आपका प्रेपरेशन, सो दैट्स रियली रियली गुड टू सी दिस थिंग. नाउ Vipalvi, I have a final question for you for today's success story. The thing is, now you are a successful candidate. You have cleared this examination in first attempt. So what would you advise to the upcoming students who are preparing for this examination, who are entering into the dream of becoming a UPSC aspirant? They have a lot of aspirations. So क्या आप एक last moment of advice उनको दोगे कि जो उनको करना चाहिए, follow करना चाहिए, and they can also clear this examination in the first attempt? आई वुड से कि आप अपना एम क्लियर रखो, आपको करना क्या है। डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे आएंगे, बहुत सारी वैकेंसी आती रहती हैं। अब आई नो सब, मेरे ऊपर उतना प्रेशर नहीं था, तो मेरा एम क्लियर था। बहुत सारे लोगों के ऊपर प्रेशर रहता है, तो उन लोगों को लगता है कि कोई भी जॉब मिल जाए, बस मिल जाए। तो पहले तो आप अगर आपने एम क्लियर करके रखा है, तो आप उस पे पूरा डेडिकेटेड होके, फोकस होके आप अपना पूरा एनर्जी, अपना पूरा हार्ड वर्क लगा दो। क्योंकि सक्सेस का कोई टाइम नहीं होता है। किस जैसे मुझे फर्स्ट टाइम में मिल गई, किसी को दो दो तीन अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट लग जाता है, किसी किसी का फाइनल अटेम्प्ट में होता है। तो सबका अपना टाइम होता है। तो आप, अगर आपका अभी टाइम नहीं है, तो आप उसको लेके होपलेस मत हो। आप बल्कि और उस ज्यादा एनर्जी के साथ, ज्यादा एंथुसियाज्म के साथ आप आगे बढ़ो कि नहीं, मैं कर सकता हूँ। यूपीएससी बहुत बड़ी चीज है, मैं मानती हूँ, पर इतनी भी बड़ी नहीं है। निकालते तो इंसान ही है, स्टूडेंट ही निकालते हैं। जब मेरे जैसा एवरेज स्टूडेंट निकाल सकता है कोई भी ऐसा एपीएफसी जैसा एग्जाम, तो मुझे तो लगता है कि बाकी बच्चों में तो और भी ज्यादा कैलिबर और भी ज्यादा पोटेंशियल है, तो वो लोग तो और भी ज्यादा अच्छे से कर सकेंगे। बस आप फोकस रहो, डेडिकेटेड रहो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रहो। आप 4 घंटे ही पढ़ो, पर आप डेली पढ़ो। ये नहीं कि आपने एक दिन 10 घंटे पढ़ लिया, उसके बाद आपने 4 घंटे, फिर वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है, फिर आप थक जा रहे हो कि अब मुझे तो 2-3 दिन का ब्रेक, फिर वो ब्रेक काफी लंबा चला गया। तो आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखो। मेरे फादर मुझसे हमेशा यही बोलते थे कि तुम 4 घंटे ही पढ़ो, मतलब आज तुम 4 घंटे पढ़ो, कल लेकिन तुम डेली पढ़ो। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम एक दिन पढ़ा, 2 दिन पढ़ा अच्छे से, 3 दिन पढ़ा, फिर तुम्हारा वो डिक्रीज होने लग गया ग्राफ। पर डेली पढ़ना है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी, आप कंसिस्टेंट रहो, पढ़ो, डेली पढ़ो। थोड़ा ही पढ़ो, कुछ आप बहुत ज्यादा टायर्ड हो, आप तो कुछ नहीं, आप पीवाईक्यूज ही देखो, पर आप कुछ पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो। So I think thanks a lot, Vipalvi, for sharing us your precious time. I wish you all the best in your career and I hope कि अब आपका अगला टारगेट CSC जरूर होगा.
है ना? Yes, sir. So I wish you all the best for that also from the whole team of EduTap. Thank you so much, sir, and thank you so much for calling me on this platform and giving me this opportunity to share my journey. And और जैसे कि मैं सर लास्ट चीज ये बोलूंगी कि मेरी जर्नी, मेरा मेरा जो फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो बहुत सारी मैंने भी गलतियां करी होंगी, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं करी होंगी, पर वो चीज छुप गई है। तो मैं बहुत अच्छे से अपना एक्सपीरियंस तो शायद नहीं शेयर कर पाई होंगी कि मैंने ये चीज किया, वो चीज नहीं कर पाई। तो सबकी अपनी अपनी जर्नी, सबको, मेरी जर्नी थोड़ी शॉर्ट है, बहुत ज्यादा लेंदी नहीं है, तो बहुत ज्यादा चीजें भी इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो मैं तो यही बोलूंगी कि आप बस पॉजिटिव रह के आप आगे बढ़ो, सबको कभी ना कभी आप, अब अगर आप डेडिकेटेड हो, हार्ड वर्किंग हो, तो आप निकाल लोगे। ये एग्जाम बहुत बड़ी चीज है, पर इतनी भी बड़ी चीज नहीं है कि आप नहीं निकाल सकते हो, आप निकाल सकते हो अगर आप डेडिकेटेड होके पढ़ाई करोगे तो। आई थिंक दैट्स अ रियली हम्बलनेस यू आर शोइंग कि सर मेरी जर्नी बहुत शॉर्ट है, बट आई थिंक बहुत बच्चे आपकी इस जर्नी से भी बहुत चीजें सीखेंगे। बिकॉज आपको शायद लग रहा है कि आपकी जर्नी में कुछ नहीं है, बट बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो आपकी इस छोटी छोटी चीजों से बहुत कुछ सीख के चले जाएंगे। सो अगेन आई विल से थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, चलो यस थैंक्स अ लॉट पीपल भी, इट वाज रियली रियली नाइस टॉकिंग टू यू। आई थिंक आपको मजा आया होगा आपकी सक्सेस स्टोरी पूरी बता के। सर, जब मैं प्रिपरेशन के टाइम पे मैं ऐसे वीडियोस देखा करती थी, तो जिसमें अपने लोग सक्सेस जर्नी शेयर करते थे कि मेरा ये पार्ट था, तो मैं हमेशा सोचती थी, इमेजिन करती थी कि मेरा अगर कभी ऐसा होगा तो मैं कैसे कैसे करूंगी, कैसे सबको इंट्रोड्यूस कराऊंगी अपनी जर्नी की, कैसे क्या मेरा रहा है, अप एंड डाउन सब कुछ। बट थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस चांस कि मैं अपनी जर्नी यहाँ पे शेयर कर पा रही हूँ। नहीं तो फिर सक्सेस हो जाओ, उसके बाद अपनी चीजें, अपनी गलतियां और अपना जो भी आपका पॉजिटिव पार्ट रहा हो, आप अगर आप शेयर करके दूसरों की हेल्प ना कर पाओ, तो फिर आई डोंट थिंक दैट इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल्सो। आई थिंक दैट्स रियली रियली नाइस नाइस ऑफ यू, एंड आई होप कि मैंने जस्टिफाई किया हो आपकी पूरी सक्सेस को, कि कोई चीज मिस ना की हो। आई रियली रियली होप कि आपको सही लगा हो कि सब कुछ कवर हो गया। नहीं नहीं सर, आपने सब कुछ कवर करा। ठीक है, सो इट वाज रियली रियली नाइस टॉकिंग टू यू पल्लवी, एंड आई थिंक यू आर वन ऑफ दैट कैंडिडेट हु इट्स नॉट इंस्पायरिंग द स्टूडेंट्स, बट यू हैव इंस्पायर्ड मी आल्सो इफ आई से। मैंने बहुत कैंडिडेट्स देखे हैं, बट द हम्बलनेस दैट यू हैव शोन, द with the subtleness which you have prepared, and I think I wish you and your parents really best of luck for your थैंक future यू journeys सो मच। also. So it was really really nice talking to you, Palvi, really nice. थैंक यू सो मच। थैंक Okay, यू।